यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्विक रिवीजन सेशन को। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से। और फिजिक्स में जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है डी ब्रॉगली समीकरण। सो हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन से अपने क्विक रिवीजन सेशन की स्टार्ट का यहाँ पर करने वाले हैं। इससे पहले कि अपन सेशन स्टार्ट करें, एक शॉर्ट में एक चीज अपन यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि हमने क्विक रिवीजन सेशन क्यों स्टार्ट किए, अब जैसे कि एग्जाम में कुछ ही समय यहाँ पर बचा हुआ है, राइट। तो हम लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कवर कर सकते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट है और जिसको आपको पढ़कर ही जाना है एग्जाम में। तो उसमें सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पर हमारा है डी ब्रॉगली समीकरण, क्योंकि कॉमन है, फिजिक्स का एक मोस्ट कॉमन टॉपिक यहाँ पर इसको माना जाता है। इससे आपके 3 से 4 कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। सो आज की क्लास कुछ यूं होगी, पहले हम लोग डी ब्रॉगली समीकरण का बेसिक समझेंगे, उसके जो भी फॉर्मूलाज है वो सारे डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक एमसीक्यूज जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो कुछ ही मिनट में आपका एक पूरा टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बाकी आपने किसी के भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हो चलेगा, लेकिन जो भी क्विक रिवीजन सेशंस होंगे उनके शॉर्ट नोट्स जरूर से बनाइएगा, ठीक है। और साथ ही कंप्लीट कोर्सेज भी अवेलेबल है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, उसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं, अपन कह सकते हैं कि जो हमारा डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होगा, डी ब्रॉगली समीकरण होगा, वो होता क्या है, ठीक है। तो जैसे कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की बात की जाए, जिसमें पदार्थ जो है तरंगदैर्घ्य के रूप में भी जिसको जाना जाता है, जिसको आप नॉर्मल तरंगदैर्घ्य भी यहाँ पर कह सकते हो। क्वांटम यांत्रिकी में एक मौलिक अवधारणा यहाँ पर होती है जो ये बताती है कि सभी पदार्थ तरंग जैसे गुण को प्रदर्शित करते हैं जिनकी तरंगदैर्घ्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये आपकी बुक की डेफिनेशन है, ठीक है। अब हमको इसमें से क्या क्या चीजें याद रखनी है, हमको रिवीजन करना है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि बेसिकली डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, जिसको मैटर वेवलेंथ के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। इसका एक और नाम क्या है, मैटर वेवलेंथ है। बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें ये बताती है, जो कोई भी वेव हो गई उसकी प्रॉपर्टी को शो करती है। प्रॉपर्टी जैसे कि उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका मास क्या होगा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, है ना। एक्स वाई जेड जितनी भी चीजें हैं, अगर हमको एक वेव के बारे में जानना है तो हम लोग किसके थ्रू समझ सकते हैं, तरंगदैर्घ्य के थ्रू समझ सकते हैं। जिसमें ये कहा गया है कि ये जो तरंगदैर्घ्य है, ये इसका जो संवेग है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहला पॉइंट डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य में आप शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या लिखोगे कि किसी भी वेव की प्रॉपर्टी को समझना है तो आप डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का प्रयोग कर सकते हो, जिसमें जो हमारी तरंगदैर्घ्य होगी वो संवेग की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। जब आप ये वाला साइन यहाँ पर हटाएंगे, है ना, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे जिसका नाम होगा प्लांक कांस्टेंट। ये समीकरण किसके द्वारा दी गई थी, लुईस डी ब्रॉगली के द्वारा यहाँ पर दी गई थी, ठीक है। इनका नाम ध्यान रखना, वैसे इन्हीं के नाम पर समीकरण है तो याद ही रहेगा, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन की तरह कण भी तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे कि हम लोग यदि बात कर रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स है ये भी क्या करते हैं, वेव की तरह व्यवहार कर सकते हैं, और इसके विपरीत तरंगे जो होती है, वेव्स जो होती है, वो भी क्या करती है, कण की तरह व्यवहार करती है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य आई थी। जो हमने एच यूज किया है, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है, जहां पर एच हमारा प्लांक कांस्टेंट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 6.64 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड यहाँ पर होती है। और p जो होगा किसी भी कण का संवेग यहाँ पर होगा, जो कि बराबर होगा मास इंटू वेलोसिटी के, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पर हो गया। आप चाहे तो p को रिप्लेस करके mv लिख सकते हो। ये जो हमारा प्लांक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, तो अगर आपको क्वेश्चन में नहीं भी दे रखा हो तो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, दो फॉर्मूला आपके क्लियर हो गए। लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, और आप इस p को चेंज करके h बाय एम वी लिख सकते हो। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं जो है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बनेगा, है ना, अगर बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा तो वो यहीं से बनेगा कि कौन किससे बड़ा होता है, छोटा होता है, इस तरीके से। सो हल्के कण बड़ी तरंगदैर्घ्य, है ना, अगर कोई भी कण हल्का होगा, जैसे कि कोई भी छोटा पार्टिकल है, तो उसकी जो वेवलेंथ यहाँ पर होगी, उसकी जो तरंगदैर्घ्य होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। लाइटर पार्टिकल वही वाली चीज कि अगर कोई भी कण लाइटर है, छोटा है, स्मॉल है, तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, है ना। कण जितना हल्का होगा उसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य उतनी ही ज्यादा अधिक होगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बड़ी वस्तुएं यदि आपने कोई भी कंसीडर करी है, कोई भी बड़ा पार्टिकल आपने यहाँ पर लिया है, तो उनकी तरंगदैर्घ्य यहाँ पर नगण्य होती है, क्योंकि उसके कंपैरिजन में इसका जो मास है वो काफी ज्यादा है, तो वेवलेंथ को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं,
तो हम लोग जो भी बात कर रहे हैं डी ब्रोगली के लिए, वो हल्के कणों के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि निकाल तो क्या रहे हो, निकाल तो वेवलेंथ ही रहे हो, है ना। तो ये किसके लिए निकाल रहे हैं, जो छोटे छोटे कण है। अब छोटे कण में कितने छोटे, जस्ट लाइक हमारा इलेक्ट्रॉन है, हमारा प्रोटॉन है, हमारा न्यूट्रॉन है, हमारा अल्फा है, बीटा है, गामा है, इनके लिए आप ये वैल्यू डी ब्रोगली वेवलेंथ का यूज यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं तो फिर बड़े कणों के लिए हम लोग जो आइंस्टीन समीकरण लगती है फिर उसका यूज करते हैं, ओके। चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या है, हायर वेलोसिटी स्मॉल वेवलेंथ। अगर कोई बहुत ही फास्ट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, बहुत अधिक गति के साथ, उच्च वेग के साथ जा रहा है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य कैसी होगी, कम यहाँ पर होगी। कण का वेग जितना अधिक होगा, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य जो है यहाँ पर उतनी ही छोटी होगी, ठीक है। अब ये आप कैसे कह सकते हो, कोई चीज है क्या इसको एक्सप्लेन करने के लिए। यस, जो हमारा लेमडा होता है ना, वो किसके बराबर होता है, h/mv के बराबर होता है। तो हमने बोला हल्का कण, यानी कि हमको पता है कि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम होता है, यानी कि ये एम की साइज या एम जो कण है अगर वो छोटा होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और सेम वेलोसिटी के केस में आप कह सकते हो कि अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम यहाँ पर हो जाएगी, है ना। अगर वेग ज्यादा है तो तरंग दैर्घ्य कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। दो पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा लिखिएगा, आवेश या प्रकृति से स्वतंत्र होता है। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कण के आवेश या फिर प्रकृति से स्वतंत्र यहाँ पर होती है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, विद्युत चुंबकीय नहीं, इसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं होता है, यानी कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य से जुड़ी पदार्थ तरंगे जो होती है कभी भी विद्युत चुंबकीय प्रभाव को यहाँ पर शो नहीं करती है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से 4 पॉइंट एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जो भी कण हल्का होगा उसकी जो वेवलेंथ होगी यहाँ पर ज्यादा होगी, जिसकी वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये चार्ज से इंडिपेंडेंट यहाँ पर होगा, आवेश या उसकी प्रकृति से स्वतंत्र होगा, और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसके अंदर नहीं होगा। सो हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा एक बार और देख लेते हैं, लेमडा इज इक्वल टू h/p होगा, h/mv आप इसको कह सकते हो। और अगर ये चीज हमको एनर्जी के टर्म्स में पूछे जाए, कण की ऊर्जा के टर्म्स में यहाँ पर पूछा जाए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय 2m e, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपका ये भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आपको सेम कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। के अगर किसी भी कण की गतिज ऊर्जा निकालनी है तो के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, यहाँ से निकालते हो। या फिर एक और फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, के ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m यहाँ पर होता है ना। तो ये सारे फॉर्मूला आप जब न्यूमेरिकल करोगे डी ब्रोगली के, तब सारे ही आपके क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि जो कुछ पढ़ा एटलीस्ट 1% भी अगर समझ में आ गया होगा तो आज का सेशन आप सभी के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पर है, इफ एन इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान अपन को दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसने बोला है कि मूव्स एट अ 1% स्पीड ऑफ लाइट, जो कि गति करता है प्रकाश की स्पीड के 1% से। अब हमको पता है प्रकाश की स्पीड 3 इंटू 10⁸ होती है, उसका आप 1% यहाँ पर कर लो, उससे ये गति करेगा, तो उसका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा वो कितना होगा, ये अपन को निकालना है। तो देखो अब मेरे पास तो कई सारे फॉर्मूला थे, अब मेरे को दे रखा है कि किसी भी वस्तु का मास दे रखा है, मतलब लेमडा इज इक्वल टू h/mv वाला फॉर्मूला लग जाएगा। h की वैल्यू क्या होती है 6.64 या 626 एग्जैक्ट लिखना है तो -10⁻34 डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻31 दे रखा है। और जो वेलोसिटी दे रखी है, इसने बोला है कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है, यानी कि 3 इंटू, यस ये यहाँ पर देखना 3 इंटू 10⁸ होता है, इसका 1%, 1% मतलब 1/100, ये इससे कट होगा तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। तो बस ये आप कर लो 3 इंटू 10⁻6। अब बस इसको सॉल्व करना है, वो हम लोग खुद से कर सकते हैं। 6.64 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 9 27 27.3 हो जाएगा। इसको आप ऊपर लेकर जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से, हाँ प्लस का हो जाएगा, तो ये वाली चीज माइनस की हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जाकर प्लस का 31 हो रहा है, माइनस का 3 हो गया, ये ऊपर जाकर माइनस का 6 हो जाएगा। तो टोटल जो पावर बनेगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, -9 यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिक कैलकुलेशन हमने करी है। अब मुझे दिख रहा है अगर 6 को 27 से लगभग डिवाइड करना है तो मैं इसको 2 यहाँ पर बना दूं, ठीक है। तो मैं इसको 6.64 कर दूं, इसको 2.73 कर दूं, मतलब दशमलव को एक अंक आगे खींच लिया है। दैट मीन्स मेरी एक पावर ऊपर की साइड इंक्रीज हो जाएगी 10⁻⁻⁻।
10 हो जाएगा। और अगर ये नहीं करना आता है आगे पीछे खिसकाना, तो आप ये भी कर सकते हो कि दशमलव हटाकर ऊपर एक अंक 10 लिख दिया। इस तरीके से भी कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो। देखो 2 से आप लगभग इसको भाग लगाओगे, ये 27 के बराबर है, 27 दूना 54 समथिंग होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि लगभग होगा 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर के। ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी का कंसेप्ट लगाने को बोला था, क्योंकि एम दे रखा था और वेलोसिटी हमको डायरेक्टली दे रखी थी। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला लगाया और बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम लोग थोड़े से थ्योरी क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि थ्योरी क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। लाइक पदार्थ तरंगों की अवधारणा किसने प्रस्तावित करी थी, यानी कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य देने वाले कौन थे, कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव्स देने वाले, है ना, या पदार्थ का ड्यूल नेचर, उसका द्विक व्यवहार दर्शाने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो डी ब्रॉगली थे, है ना, जिन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन एक तरंग और एक कण की तरह व्यवहार यहाँ पर कर सकता है। किस कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य जो है, किसी भी कण का जो तरंगदैर्घ्य यानी कि जो लैम्डा है, वो किस चीज के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब वो ऑप्शन से पता चलेगा किसने पूछा क्या है। लेमडा ऐसे एच बाय पी भी होता है और एच बाय एम वी भी होता है। अब अगर मैं ऑप्शंस पर देखूं तो ऑप्शन में मास दे रखा है, मास के ऊपर डिपेंडेंसी है, वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंडेंसी है, तीसरा बोल रहे हैं मास और वेलोसिटी दोनों के ऊपर है और चार्ज के ऊपर है। तो हमने बोला था इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उसका नेचर क्या है। ठीक है, हमको सिर्फ यहाँ पर एच और एम वी चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिएगा, यदि एक इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है तो उसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य पर क्या असर पड़ेगा। हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ाई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट गति कर रहा है, उस केस में उसकी जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है वो घट जाएगी। कैसे, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी होता है, यानी कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, है ना, विजिबल हो रहा है, अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो लैम्डा कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ाया, वेवलेंथ डिक्रीज हो गया। तो इसीलिए स्टार्टिंग में आपको 4 इम्प्लीकेशंस दिखाए थे, है ना, उन्हीं चारों से बार बार एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब आएंगे मेन क्वेश्चन, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य सबकी लंबी होगी, है ना, सबसे लंबी डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसकी हो सकती है, और क्वेश्चन में ब्रैकेट में भी दे रखा है कि अगर इनकी वेलोसिटी सेम हो, किसकी, ऑप्शंस में देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्रिकेट बॉल और न्यूट्रॉन सब सेम वेलोसिटी के साथ गति कर रहे हैं। मतलब कि अगर आपका जो फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, इसमें हमने बोल दिया कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गई, मतलब वेलोसिटी तो फिक्स हो गई। अब यहाँ पर जो चीजें निर्भर करेगी वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, क्योंकि देखो एच मेरा प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट ऑलरेडी फिक्स वैल्यू देता है, वी भी मेरा यहाँ पर फिक्स हो गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या बचा, जो पूरी डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर चली जाएगी, मास यानी कि द्रव्यमान के ऊपर चली जाएगी। अब मुझे ये बताओ कि किसका द्रव्यमान, द्रव्यमान और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है ना, अगर हम लोग बोल रहे हैं किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कम है, दैट मीन्स कि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, मतलब किसी भी वस्तु का मास कम होना चाहिए। इन सब में से सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है, क्रिकेट बॉल इन सब में से नो डाउट भारी होगी। अब बच रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें से सबसे हल्का कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है ना, वही पूछा था कि वेवलेंथ किसकी लंबी होगी, जिसका मास छोटा होगा, किसका द्रव्यमान छोटा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पर छोटा होता है। कैसे, हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आप प्रोटॉन का देखोगे तो 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 यहाँ पर होता है, लगभग न्यूट्रॉन का भी ऑलमोस्ट सेम ही जाता है, 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो 9.11 इंटू 10 टू दी पावर -31 होता है, जो कि दोनों के कंपैरिजन में छोटा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हल्का है, दैट मीन्स उसकी जो वेवलेंथ होगी वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चार्ज भी देख ही लो साथ के साथ, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन न्यूट्रल ये रहता है। प्रोटॉन पर जो चार्ज रहता है वो प्लस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 रहता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो रहता है वो नेगेटिव होता है, -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, क्योंकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल में आपको ये वैल्यू खुद से रखनी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्लियर है यहाँ तक चीजें, सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, लास्ट में बिल्कुल आप ये कमेंट करके भी बताइएगा कि क्या ये क्विक रिवीजन सेशन हेल्पफुल रहे हमारे लिए।
ठीक है, अगला देखिएगा, डी ब्रॉगली की परिकल्पना का प्रायोगिक सत्यापन किसने किया था? डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो आई थी, इसको प्रूफ भी तो किया होगा किसी एक डिवाइस के थ्रू कि जस्ट डी ब्रॉगली ने बोला और सबने मान लिया। तो देखो यहाँ पर एक प्रभाव आता है डेविसन जर्मर प्रयोग करके, ठीक है। इन्होंने इस चीज को प्रूफ करके दिखाया था, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो डी ब्रॉगली आप समीकरण की भी यहाँ पर बात करते हो, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, इसको पूरा प्रूफ करके इन्होंने दिखाया था कि कैसे एक कण वेव की तरह भी व्यवहार कर सकता है, कैसे एक इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह भी व्यवहार कर सकता है, और एक तरंग अपना कण की तरह भी व्यवहार यहाँ पर कर सकता है। इसी को अपन कण की द्वैत प्रकृति यहाँ पर बोलते हैं, कि कोई भी पार्टिकल एक वेव के रूप में भी और एक कण के रूप में भी यहाँ पर व्यवहार को शो कर सकता है। वो कैसे किया इन्होंने एक इस तरीके का पूरा सेटअप किया था, बेसिकली विवर्तन के थ्रू इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था। सो डेविसन जर्मर ने क्या किया था, अपने प्रयोग में इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का पहला प्रायोगिक साक्ष्य प्रस्तुत किया। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि निकेल क्रिस्टल पर इन्होंने एक निकेल क्रिस्टल यहाँ पर लिया, ठीक है, उसकी सरफेस यहाँ पर ली, एक प्लेट आप कह सकते हो, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन विवर्तन का अवलोकन करके लुईस डी ब्रॉगली की पदार्थ तरंग द्वैत प्रकृति जो होती है उसको पुष्टि करा। बेसिकली इन्होंने क्या करा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ा, तो जैसे ही वो इस निकेल सरफेस पर आकर टकराते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अलग दिशा में फैल जाते हैं। मतलब ये जो कण है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, नॉर्मल इससे कण की तरह भी व्यवहार करता है, और साथ ही जब ये किसी सरफेस से टकराता है तो वहां से होकर ये डिफ्लेक्ट हो जाता है और एक वेव की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य को डेविसन और जर्मन ने इस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर डिफ्रैक्ट हो जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य समान है। कहना क्या चाह रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, एक प्रोटॉन मेरे पास है, दोनों की जो तरंगदैर्घ्य है ना, दोनों की जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या हो गई इस केस में, इक्वल हो गई। अब अगर आपसे गतिज ऊर्जा के लिए पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, गतिज ऊर्जा को कैसे निकालोगे? तो आप देखो गतिज ऊर्जा के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एक तो के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और एक और नॉर्मल वाला जो आप इसको करते हो कि एम का स्क्वायर ऊपर कर दिया, एम को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एम वी मतलब पी के बराबर होगा, तो आप इसको पी स्क्वायर डिवाइड बाई टू एम बी यहाँ पर लिख सकते हो। तो अब इसने पूछा है कि किसकी गतिज ऊर्जा यहाँ पर ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी, प्रोटॉन की होगी, दोनों की समान होगी, या फिर निर्धारित नहीं कर सकते। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर आप यूज कर सकते हो कि के ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के। नॉर्मल आपने ये वाले क्वेश्चन जो यूनिट 11 का जो अपन ने गतिज ऊर्जा वाला कंसेप्ट था, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी वाला, वहां पे भी समझा था कि जो ट्रक भारी होती है उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी, जो कार हल्की होगी उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। तो सेम हम लोग पार्टिकल के टर्म्स में भी ले सकते हैं कि जो पार्टिकल हल्का होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जो पार्टिकल भारी होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो सेम चीज हम लोग इलेक्ट्रॉन के केस में देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, इसको आप सॉल्व करिएगा। इसमें क्या बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। जैसे कि हम जो बेसिक थ्योरी और कंसेप्ट पढ़ते हैं, एग्जामिनर उससे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि आप जो चैप्टर में आपने थ्योरी पढ़ी है एज इट इज वो उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ ले, हल्का सा वो उसमें नया लॉजिक ऐड कर देता है। जैसे कि अब हमारे फॉर्मूला में 100 वोल्ट या ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं थी, मतलब कुछ दूसरी यूनिट से हमको कोई फॉर्मूला उठाकर लाना पड़ेगा, इस 100 वोल्ट को मुझे चेंज करना पड़ेगा, और फिर एट द लास्ट में डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो समीकरण लगाऊंगी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को। देखो पहले तो वोल्टेज कितना दे रखा है, 100 वोल्ट यहाँ पर दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे रखी है, मतलब मुझे यहाँ पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगेगा, ठीक है, 9.1 वाला। उसके बाद इसने बोला है कि इसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की जो है मुझे क्या करनी पड़ेगी, गणना यहाँ पर करनी पड़ेगी, वैल्यू पूरी लिख लो, है ना। 9.1 वन इंटू 10⁻31 kg होता है। ठीक है, आवेश कितना होता है वो भी आप लिख लो, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो 1.6 इंटू 10⁻19 कोलॉम्ब होता है। वोल्टेज अपन को ये दे रखा है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी लिख लो, 6.64 6.64 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड यहाँ पर होती है। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, अब कहाँ से शुरू करें? आप शुरू ऐसे कर सकते हो कि सबसे पहले अपन काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज फॉर्मूला निकाल सकते हो। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कब, जब आपने कार्य वाले क्वेश्चन किए थे तब हमने ये सारे फॉर्मूला
पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। के ई किसके बराबर होता है? ईवी के बराबर होता है। ई बेसिकली उस पदार्थ का चार्ज हो जाएगा। हमसे कौन सा पार्टिकल पूछा है? इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो हम लोग इसका चार्ज लिख लेंगे। दैट इज 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलॉम। वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो। 1.6 इंटू 10 to the power -17 जूल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो काम बन गया। अब हमको क्या करना है? अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है और हमसे पूछा क्या है? वेवलेंथ पूछी है, तो लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय एम वी यहाँ पर होता है। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, या फिर एक पी के टर्म्स में भी हो सकता है, एच बाय पी। तो काइनेटिक एनर्जी से मैं क्या निकाल सकती हूँ? सबसे पहले तो वो देख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास मास है ना, तो मैं हाफ एम वी स्क्वायर से इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास मास भी है ना, इस तरीके से। और काइनेटिक एनर्जी मैंने ऑलरेडी यहाँ से निकाल ही ली है। सो 1.6 इंटू 10 to the power -17, इस दो को इधर लेकर चले जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नीचे लेकर आ जाते हैं। 9.1 इंटू 10 to the power -31 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर हो जाएगा। जब आप ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? आपकी वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही आपकी वेलोसिटी निकलेगी, है ना, अब इस चीज को हटा देते, इसका काम नहीं है। जैसे ही आपकी वेलोसिटी निकली, आप इस लेमडा वाले में फॉर्मूला में वैल्यू रख लेना। 6.64 इंटू 10 to the power -31 होगा। एम की वैल्यू वही वाली जो चीज है आपकी इलेक्ट्रॉन वाली, 9.1 इंटू 10 to the power -31। और वी की जो वैल्यू, यहाँ से अभी मैं इसको पूरा एक्स मान लेती हूँ, तो यहाँ से आप एक्स रख लो, यहाँ से आपकी लेमडा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। सो हमने क्या किया शुरुआत में, मतलब ये आप एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये -34 होता है। ओके, तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी जो होता है ईवी के बराबर होता है। ई और वी की वैल्यू रख ली, जो आवेश आपको दे रखा था इनटू जो भी वोल्टेज दे रखा था उसकी वैल्यू रख ली। फिर हमको एक और फॉर्मूला पता है कि ये हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ से मेरी वी की वैल्यू निकल गई। जो भी वी की वैल्यू निकली, हमने उसको लेमडा इज इक्वल टू एच बाय एम वी के अंदर रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। लगभग आप कह सकते हो कि 1.23 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये एक बार आप सेल्फ सॉल्व करना। हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और थोड़ा सा लॉजिकल है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? एक लास्ट और ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद फॉर्मूलाज फिर से देख लेंगे। देखो क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है कि एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण, एक प्रोटॉन है मेरे पास और एक अल्फा कण है, जिनका विभवांतर समान है, मतलब इन दोनों का वोल्टेज दोनों का सिमिलर होगा। ठीक है, से त्वरित होते हैं, मतलब घुमाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात निकालिए, मतलब लेमडा ऑफ प्रोटॉन का लेमडा ऑफ अल्फा से क्या निकालना है? हमको रेशियो निकालना है। बस क्वेश्चन में इतनी सी चीज है ना, सिर्फ इसने बोला है कि विभवांतर समान है और इन दोनों का रेशियो निकाल कर दिखा दो। ठीक है, अब बाकी चीजें कौन बताएगा हमको कि प्रोटॉन का आवेश, अल्फा कण का आवेश क्या होता है? तो ये वेल नोन चीज है। प्रोटॉन का तो आपको पता ही है, बट अब उसकी जो अल्फा से वैल्यू है वो कैसे पता चलेगी? तो देखो एक प्रीवियस में हमने कोई क्वेश्चन किया था, उसमें हमने ये टेबल यूज करी थी। ठीक है, कि अल्फा कण की यदि कोई बात कर रहा है, तो अल्फा कण पर जो चार्ज होता है वो 3.1 इंटू 10 to the power -19 के बराबर होता है। बीटा कण पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 to the power -19 के बराबर होता है, यानी कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसी के बराबर होता है। प्रोटॉन प्लस होता है, तो हम लोग भी इसको अभी प्रोटॉन ही मान लेते हैं। द्रव्यमान की बात करोगे तो 6.6 इंटू 10 to the power -27 के ये बराबर होगा। ठीक है, उसके मतलब प्रोटॉन का 1.6 हो गया। 1.6 का अगर मैं यहाँ पर ट्वाइस कर दूं, है ना, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। इसमें अभी अपन रिलेशन बिठाएंगे, पहले अपन अल्फा बीटा के लिए बात कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू समझ में आ गई, बीटा की समझ में आ गई, गामा पर चार्ज जीरो, गामा का द्रव्यमान जीरो। अब अगर मैं बात करूं अल्फा का जो द्रव्यमान होता है 6.6 इंटू 10 to the power -27 होता है, बीटा का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10 to the power -31 के बराबर यहाँ पर होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। वेलोसिटी आप देख सकते हो, अभी इतना कोई जरूरी नहीं है, अभी हमको केवल चार्ज से और मास से काम है। बाकी आप वेलोसिटी और थोड़ा ध्यान रख लेना, कभी आगे काम आ सकती है, क्योंकि गामा कण जो है, जो हमारी जो प्रकाश की स्पीड होती है उसी के साथ ये ट्रेवल करता है, बीटा 10 to the power 8 से। और अल्फा कण धीमा होता है, 1.5 से 2.0 इंटू 10 to the power 7 मीटर प्रति सेकेंड से ये ट्रेवल करता है। ठीक है, तो हल्का सा ये पीछे रहता है, सबसे कम अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा की स्पीड सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है। ठीक है,
एक बार आप ये टेबल देख लो, फिर हम लोग इसमें रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बढ़े आगे बढ़े इसके अंदर, देखो अब इसके बीच में और हमारी जो यहाँ पर वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, उसके बीच में भी हम लोग रिलेशन देख लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे सारी चीजें किसके लिए चाहिए, प्रोटॉन के लिए चाहिए, तो मैं इसी में ऐड कर देती हूँ यहाँ पर प्रोटॉन को भी। ठीक है, यहीं पर अपन ऐड कर देते हैं प्रोटॉन को। कोई मुझसे पूछे कि बताइए प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, तो मैं क्या कहूंगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, कोई पूछ ले कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो ये होता है मेरा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 यहाँ पर होता है। ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है। ये वाली चीज किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। और हमने जो एक क्वेश्चन किया था उसमें हमने यही देखा था कि इलेक्ट्रॉन का जो, हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो अल्फा के मास का कितना गुना होता है, ऐसा करके कोई क्वेश्चन आया था। तो उसमें हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाला था। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के बराबर होता है। ठीक है, और मुझे क्या करना है, इसके और इसके बीच में रिलेशन निकालना है। और सेम चीज मुझे मास में भी करनी है, प्रोटॉन और अल्फा के। चलिए, तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर इसके रिलेशन को बनाते हैं कि एक प्रोटॉन और अल्फा कण समान विभवांतर को यहाँ पर रखते हैं, तो उनकी जो तरंगदैर्घ्य है उसका अब अपन को क्या करना है, रेशियो यहाँ पर निकालना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है ना, वो कितना दे रखा है। चलो, इसमें अभी अपन को इलेक्ट्रॉन की तो जरूरत है नहीं, इलेक्ट्रॉन को स्किप करो, हमको सिर्फ प्रोटॉन चाहिए। ठीक है, तो मास ऑफ अल्फा जो होगा वो किसके बराबर होगा, 4 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। मतलब प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना द्रव्यमान किसका होता है, अल्फा कण का होता है। ये पहला रिलेशन हमने निकाला। दूसरा रिलेशन क्या है कि अगर मैं यहाँ पर अल्फा कण पर चार्ज की बात करूं, है ना, तो ये कितने के बराबर होगा, प्रोटॉन के ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन के चार्ज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आप इन नंबर से निकाल सकते हो, या फिर अगर आपको पहले से याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। जो भी प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा, है ना, उसका 4 गुना हमारा अल्फा का द्रव्यमान होगा। ठीक है, जस्ट लाइक 6.6 के समथिंग ये वैल्यू आती है। और सेम चीज हम लोग चार्ज के टर्म्स में बात कर रहे हैं, जो कि 1.6 वाला होता है, तो ये इसका ट्वाइस यहाँ पर होता है, 3.1 करके आता है ना, 16 दूना 32 भी करोगे तो लगभग 3.1 के समथिंग ये वैल्यू आपकी निकल कर आती है। ठीक है, आप चाहे तो अभी जो टेबल दिखाई थी उसमें मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। ये तो हो गई अभी जो क्वेश्चन में दे रखा था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सेट कर लिया। अब हम लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, ईवी के बराबर यहाँ पर हो जाएगी। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि दोनों की वैल्यू निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा कण इज इक्वल टू, देखो इसने क्या बोला था कि दोनों का जो विभव है वो सिमिलर है, तो हमको विभव तो बार बार कटता ही जाएगा, जैसे ऊपर भी रखोगे नीचे भी रखोगे ये कट जाएगा। अब डायरेक्टली हम लोग किसके टर्म्स में बात कर लेते हैं, आवेश के टर्म्स में बात कर लेते हैं। पहले किसके लिए लिखेंगे, प्रोटॉन के लिए, नीचे किसके लिए लिखोगे, अल्फा कण के लिए लिखोगे। ठीक है, तो अब अभी अपन ने देखा कि जो प्रोटॉन की जो वैल्यू है, या फिर नीचे अल्फा कण की वैल्यू रख लो, ये ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ क्यूपी हो जाएगा, मतलब आवेश किसका, प्रोटॉन का। ठीक है, ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्यूपी से क्यूपी कट जाएगा तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 1/2 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ। कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो, अगर कोई भी डाउट यहाँ पर लग रहा है। काइनेटिक एनर्जी अपन ने दोनों की निकाल ली, ईवी से ई आवेश हो गया, वी विभवांतर हो गया। इसने बोला है कि दोनों समान विभवांतर से घूम रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम है, बस अपन ने क्या करा, यहाँ पर आवेश की वैल्यू रख ली। फिर दूसरा वैल्यू बेसिकली निकालना, वेवलेंथ है तो कहीं ना कहीं मुझे ये वेलोसिटी और सब चीजें निकालनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पर होता है। ठीक है, या फिर अगर इस चीज को हम लोग संवेग के टर्म्स में निकाले तो वैसे भी निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m के बराबर होती है। मेरे पास मास ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, तो इस टर्म्स में भी निकाल सकते हो। कैसे लिखोगे इसको, ये वाली चीज अभी हटा दे क्या, ये कितने के बराबर हो गई, 1/2 के बराबर हो गई। ठीक है, इसको अभी के लिए हम लोग इस हटा रहे हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी 1/2। ठीक है, अब इस पी स्क्वायर बाय 2m को सॉल्व करते हैं। सेम चीज मैं यहाँ पर प्रोटॉन के लिए कर लूँ, सेम चीज हम लोग किसके लिए कर ले, अल्फा कण के लिए कर ले। तो ये जो p है किसके लिए हो जाएगा, प्रोटॉन के लिए हो जाएगा, और ये जो m है ये किसके लिए हो जाएगा मेरा, इसको पूरा अपन को ऐसे लिखना पड़ेगा, 1 सेकेंड।
डिवाइड बाय 2m था, m किसके लिए हो गया, प्रोटॉन के लिए हो गया। फिर नीचे डिवाइड में क्या हो जाएगा, p स्क्वायर किसका, अल्फा का, डिवाइड बाय 2 ऑफ मास किसका हो गया, अल्फा का, यहाँ पर हो गया। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, है ना, ये 2 तो सेम है, 2 यहाँ से कट जाएगा। बेसिकली मैं यहाँ से क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास ये वाली वैल्यू तो दे रखी है, कितनी निकाली मैंने, 1/2 निकाली। सो इस 1/2 को मैं एज इट इज यहाँ पर रख देती हूँ। ठीक है, एम पी और एम अल्फा की वैल्यू अभी रखूं या फिर एक एक स्टेप और करने के बाद रखें, ठीक है, कोई बात नहीं, एक स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, संवेग किसका, प्रोटॉन का, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये p ऑफ अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये नीचे आ जाएगा मेरा mp और ऊपर चला जाएगा मेरा m अल्फा, उलट गुणित हो जाएंगे, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, अब आप चाहें तो ये वाली वैल्यू इसके अंदर रख लो ताकि आपका 4 का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। m अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4mp के बराबर होगी। ठीक है, तो एमपी से एमपी को अपन ने काट लिया, इधर कितना बचा, 1/2 बचा है। ठीक है, तो आप इसको या तो नीचे लेकर आ जाओ, ये 1/8 हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर है, मतलब ये प्रोटॉन का संवेग है। नीचे अपना क्या हो जाएगा, कौन है ये, अल्फा कण, इसका संवेग हो गया। जब ये आप हटाओगे तो इधर 1/8 पर क्या लग जाएगा, आकर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों का रिलेशन भी यहाँ से खत्म हो गया, इन दोनों को भी हटा दो, हमने वैल्यू रख दी है। सो क्या कहेंगे, p ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/√8। 1/√8 को क्या लिख सकते हो, 2√2 यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अभी तो संवेग निकाला है, अब लेमडा की बारी, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन पर अपन पहुंच गए। लेमडा p डिवाइड बाय लेमडा अल्फा यहाँ पर हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला h/p के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का प्लांक कांस्टेंट सेम है, दोनों का प्लांक कांस्टेंट सेम है, और p नीचे है तो p वाला अल्फा ऊपर आ जाएगा, और p वाला जो प्रोटॉन है, मतलब उलट गुणित ये चीजें हो जाएगी। तो 1/2√2 जो है, इसको आप क्या कर दीजिए, उलट गुणित कर दीजिए, है ना, तो ये 2√2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, तो आंसर आपका निकल कर आएगा 2√2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, अगर कोई डाउट है तो अभी आप पूछ लो, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से किया है ना, बिल्कुल बेसिक से हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था। शुरुआत हमने कुछ यूं करी थी कि m ऑफ अल्फा, यानी कि अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, 4 गुना यहाँ पर होगा। ठीक है, और हमने बोला था कि अल्फा पर जो चार्ज है, अल्फा पर जो हमारा चार्ज है वो प्रोटॉन पर चार्ज का, प्रोटॉन मतलब ये p हमने लेग में लिख दिया, इसका ट्वाइस यहाँ पर होता है, ये पहले से पता था, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी कोई वैल्यू हमारे पास नहीं थी, तो हमने खुद से सोचकर ये वैल्यू बनाई। फिर हमने क्या करा, फिर हमने काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ली। हमको पता था इसका जो फॉर्मूला यहाँ पर होगा, पहला फॉर्मूला क्यूवी होगा, क्योंकि विभवांतर के टर्म्स में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रोटॉन प्लस अल्फा के लिए जब वैल्यू को निकाला तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया, 1 सेकेंड, इसको यहाँ पर अपन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फिर से अगर अपन देखें k इज इक्वल टू क्यूवी के बराबर होगा। ठीक है, क्यूवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से जो अभी अपन ने निकाला था के प्रोटॉन डिवाइड बाय अल्फा का ही निकाला था, 1/2 के बराबर हो जाएगा, है ना, देखना कोई मिस्टेक हो तो। उसके बाद हमने के इज इक्वल टू संवेग के टर्म्स में ही कर लिया था, पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m के टर्म्स में कर लिया था। तो यहाँ से हमने संवेग की वैल्यू निकाल ली, किसके लिए, पहले हमने प्रोटॉन रखा है ऊपर, नीचे हमने अल्फा रखा है, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में बस आपको चेंज करना रहेगा। ठीक है, 2 से 2 सबका कट जाएगा। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इंटू एम यहाँ पर हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इंटू एम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये अपना प्रोटॉन के लिए, और ये भी अलग से अल्फा के लिए होगा। इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे तो फाइनल आपका आंसर 1/√8 आया था। लेमडा इज इक्वल टू h/p होता है, तो दोनों के लिए निकालोगे, लेमडा किसके लिए होगा, पहले प्रोटॉन के लिए फिर अल्फा के लिए, तो इस तरीके से आप करोगे तो कुछ अपना 2√2 आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने कुछ डी ब्रॉगली के क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, तो इसको बहुत अच्छे से आप जितने भी फॉर्मूलाज है उनको आप एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, एक तो ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है h/p करके, दूसरा h/mv करके, एक फॉर्मूला हमने काइनेटिक एनर्जी से लिया था ev करके, दूसरा हाफ mv स्क्वायर था। ठीक है, ये बहुत कॉमन फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर का एक दो क्वेश्चन तो आपको पेपर में दिख ही जाएंगे, और लास्ट फॉर्मूला था p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m वाला। ठीक है, और लेमडा का आप ये वाला फॉर्मूला भी देख सकते हो, अगर ईवी के टर्म्स में डायरेक्टली आपको वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2m e, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में पूछा गया है
इंटू ईवी आपका यहाँ पर हो जाएगा, जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। बट वो याद करना थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है, इसीलिए हम लोग बेसिक से जाते हैं। ठीक है, और संवेग के टर्म्स में देखना है तो संवेग का एक फॉर्मूला आप ये भी लगा सकते हो, अंडर रूट ऑफ 2m के। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट यानी कि जितने भी बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए हमेशा तरंग दैर्ध्य को नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उनका मास बहुत बड़ा होता है और उसके कंपैरिजन में तरंग दैर्ध्य जो होती है वो काफी कम यहाँ पर होती है। ठीक है, देखो आप इसको एक बार और देख सकते हो, हमने बिल्कुल बेसिक से किया है इसीलिए थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। अगर आपको देखो कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी है और अगर आप मिस्टेक नहीं करते हो तो जस्ट ये 3 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, बट वो समझाने के लिए एक एक स्टेप हमने करी है, इसीलिए वो लेंदी लग रहा है। सबसे पहले हमने क्यूवी का फॉर्मूला रखा। ठीक है, वैल्यू हमने रख दी प्रोटॉन और अल्फा के लिए। उसके बाद हमने लेमडा इज इक्वल टू या काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसको इस टर्म्स में यहाँ पर रख दिया। ठीक है, के इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मूला ईवी वाला, या क्यूवी, आवेश को आप क्यू भी कह सकते हो, ई भी कह सकते हो। ठीक है, ईवी वाला हमने रख दिया, दूसरा पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m रख दिया, है ना। बस इसी से क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, और लास्ट में आपको जब तरंग दैर्ध्य निकालनी थी तो लेमडा इज इक्वल टू एच बाय पी आपने रख दिया। तो यहाँ से आप वो मास और एमवी वाली वैल्यू रखते तो उससे बच जाते, क्योंकि यहाँ पर आपको फिर से इन दोनों का मास रखना पड़ता और मास हमको दे नहीं रखा है, तो फिर वही वापस एक दूसरे से कट करना बहुत हेक्टिक हो जाता है, इसलिए हमने डायरेक्टली इसको समवेग से ही सॉल्व कर लिया। ओके, सो ये हमारा आज का पहला क्लास था, क्विक रिवीजन सेशन। कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और इसी तरीके से आप कौन सा टॉपिक पहले चाहते हैं वो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस को रेडी कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू अस की जो भी टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पहले प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलिए क्लियर है यहाँ तक। सो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन जो कि आपका 2 PM पर होगा उसके अंदर। थैंक यू।